और एक बात बता रही हूँ मैं आपको कि अगर आपको फॉर्मूले याद रखने तो उसे कभी रटना नहीं है, उसे लॉजिकली याद रखना है। जैसे 10th में सर एक फॉर्मूला था साइंस में, सिंपल था, करंट का I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट I इज इक्वल टू क्यू मीन्स चार्ज अपॉन टाइम। तो ये बच्चों को जब बताना चाहते हैं हम लोग तब ऐसे बताना है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दैट इज आई क्यूट, मैं क्यूट हूँ, कोई और कहे ना कहे पर मैं क्यूट हूँ, तो ये हम लोग के दिमाग में फिट बैठ जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम पीरियड हमारा स्टार्ट होने वाला है, एग्जामिनेशन की डेट बहुत नज़दीक है। तो मैंने आपसे बोला था कि हर एक सब्जेक्ट की टीचर से हम क्या करेंगे, बात करेंगे और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो उस रास्ते पर चलते हुए आज हम मिल रहे हैं फिजिक्स की मैडम हर्षदा पंचाल से। मैडम स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जो बच्चे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम कुछ मज़ेदार क्वेश्चन पूछेंगे मैडम से जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन होगा अगर आपका तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, बच्चे हमारे जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हुई नहीं है कोरोना की वजह से, तो कैसे फिजिक्स को हम स्टार्ट करें, चैप्टर को कैसे हम स्टार्ट करें, किस चैप्टर से हमें स्टार्ट करना चाहिए? पहले तो ये सबको मालूम है, सारे के सारे लेक्चर्स हमारे ऑनलाइन हुए थे। अब अभी अचानक से हमें पता चला कि अपना एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहा है, तो हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर रहेंगे चाहे एग्ज़ाम कैसे भी हो। तो सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आपको, मतलब आपको ही नहीं, सारे बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है फिज़िक्स, पढ़ने में भी समझने में भी। पर फिर भी मेरा ऐसा कहना है कि अगर आप लॉजिकली पढ़ोगे, एक स्टडी ना मान के उससे अगर आप लोग लॉजिकली पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिज़िक्स। क्योंकि हर दिन हमारे घर में जो चीज़ें होती रहती है, हमारे ओवरऑल चलते फिरते जो चीज़ें हम लोग देखते हैं वो सारी फिज़िक्स से रिलेटेड होती है। तो इससे अगर आप लोग इस माइंड से पढ़ोगे तो आपको एग्ज़ाम का कोई डर नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, अभी ऑब्वियस है कि सारे के सारे चैप्टर्स हमारे इतने कम दिनों में या फिर इतने कम टाइम में हम लोग को कंप्लीट नहीं हो सकते, है ना। तो हमने भी अपने कॉलेज में जो बच्चों को बोला गया है वही मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे वेटेज आपको मिल गया होगा, कुछ चैप्टर्स के वेटेज ज़्यादा होते तो ऑब्वियस हमें वो चैप्टर्स पहले करना है जिनके वेटेज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस उस चैप्टर्स में से ज़्यादा आते हैं। और उसी में से भी मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, वो है। उसके बाद है मैकेनिकल फ्लूइड्स, सेकेंड चैप्टर। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स और ऑसिलेशंस। ये सारे चैप्टर्स जो मैं बता रही हूँ वो थोड़ा सा वेटेज उनका ज़्यादा है। ये 20 चैप्टर्स में से हार्डली 6-7 चैप्टर्स अगर हम लोग पढ़ ले तो भी हम लोग मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने ही चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप 1, 2, 3 चैप्टर्स अगर आप स्किप भी कर रहे हो तो भी आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अभी जो मैं बता रही हूँ ऑसिलेशंस के बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो बहुत ईजी चैप्टर है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट और लास्ट है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये जो चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इजी भी है और कंटेंट बहुत कम है। जैसे कि आपको पता होगा 25% आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो 25 के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे मेरा कहना है, मैं इतने सालों से देख रही हूँ, जो टॉपिक्स बच्चों को हार्ड लगते हैं वो सारे टॉपिक्स वहाँ से निकाल दिए गए हैं। तो जो पढ़ना है वो आपको बहुत ईजी है, जो टॉपिक्स रखे हुए हैं बहुत ही इजी है। 75% ही बच्चों को पढ़ना है मैडम, है ना, तो काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी। और जो 25% आपका रिड्यूस किया गया है वो भी, मतलब जो बहुत ही हार्ड था, जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था, वो रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी था, अरे आराम से हो जाता, पर वो रिड्यूस कर दिया, ऐसा कोई भी चैप्टर्स नहीं है, टॉपिक्स नहीं है उसमें से। उसके बाद अगर हम लोग कि इतने कम समय में हम लोग को स्टार्ट कैसे करना है, तो बच्चे हम लोग को स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप अभी से स्टार्ट करो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जितना टाइम सोचने में लगाओगे
कि कैसे करें, डर के मारे हो नहीं पाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, अभी से नहीं बाद में करेंगे, थोड़ा देर बैठ लेता हूँ, थोड़ा देर सो लेता हूँ, तो ये नहीं हो पाएगा। अभी हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, कम टाइम में हम लोग को बस रिवाइज़ करना है। ये स्टडी तो आपका बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, अगर हुआ नहीं है तो भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि सबको पता है सारे लेक्चर्स ऑनलाइन थे, बच्चों को इतना समझ में नहीं आता, क्योंकि जैसे हम लोग फिजिकली पढ़ते हैं, सामने सामने टीचर होती है, जो भी डाउट है आपके सामने क्लियर हो जाते हैं। ऑनलाइन में ये सब नहीं हो पाता है, फिज़िकली कांटेक्ट ना होने की वजह से बहुत सारे डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, बोर्ड को भी पता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना पेपर रहने वाला है। तो डरने वाली बात नहीं है, बिना डरे आप अभी से स्टार्ट करोगे तो बहुत जल्दी आपका चैप्टर्स कंप्लीट हो पाएगा। थैंक यू मैडम। एक क्वेश्चन और मैडम, आपने जैसा कहा कि जो ऑनलाइन स्टडी हुई है ज़्यादातर बच्चों की, तो ज़्यादातर बच्चे डिमांड कर रहे थे कि हमारी स्टडी ऑनलाइन हुई है तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होना चाहिए। ये भी बच्चों की बात कुछ हद तक सही है, ठीक है, बिकॉज जैसे कि हम जब ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं अटेंड करते हैं, कुछ बच्चे अटेंड नहीं करते हैं। जो अटेंड भी कर रहे होते हैं, अगर 10 बच्चे अटेंड कर रहे हैं तो उसमें से 2 ही कॉन्शियसली पढ़ते हैं उन सारी चीज़ों को, और बार बार नेटवर्क का इशू भी होता रहता है, बार बार हमें पूछना पड़ता है कि बच्चा बताओ आवाज़ आ रही है, दिखाई दे रहा है, आवाज़ आ रही है, दिखाई दे रहा है, तो उसमें ज़्यादा टाइम चला जाता है। कुछ बच्चे होते हैं बस ऑनलाइन ज्वाइन कर लेते हैं, आराम से सो रहे हैं, बस एक प्रेजेंट ही लग जाती थी कॉलेज में। ये भी इशू हुआ था एक, हालांकि ये साइकोलॉजिकल है बच्चों का, लेकिन सबसे बड़ा जो चीज़ होता है बच्चों की, ऑफलाइन जब भी हम पढ़ते हैं क्लासरूम में तो एक इंटरेक्शन बनता है टीचर के साथ। अगर कुछ भी डाउट है तो तुरंत आप पूछेंगे, तुरंत इंस्टेंट आपको आंसर मिलता है, तो वो डाउट्स ज़्यादा क्लियर होते हैं। आप लाइव जो क्लासेस होती हैं, आपने देखा होगा कि 2 घंटे 3 घंटे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस आधे घंटे हार्डली पढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है। हाँ मैडम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैडम ने सारी लिस्ट बनाकर रखी है आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो मेरी मैडम से रिक्वेस्ट है कि मैडम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए बच्चों को, जो कि बच्चे नोट करें। प्लीज़ इसे लिख लीजिएगा और इसकी पहले प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है। प्लीज़ मैडम एक बार आप बता दीजिए। अभी चैप्टर्स मैंने अभी आपके सामने पढ़े थे, फिर भी आपको एक बार रिवाइज कर रही हूँ कि रोटेशनल डायनामिक्स जो है, जो हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर होता है, तो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है ऐसा कि जो हम लोग शुरुआत में जो पढ़ते हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि पहला दिन होता है, पहला स्टार्टिंग होता है 12th का, तो हम लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं हर एक चीज़ के लिए। तो ये पहला चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं टीचर्स का। उसके बाद के भी जो चैप्टर्स हैं, जो मैंने अभी लिस्ट निकाला है, वो थोड़े ईजी वाले चैप्टर्स हैं, तो आप लोग उतना पढ़ोगे तो भी बहुत हो जाएगा। अगर ये 20 चैप्टर्स में से हम लोग सिर्फ 6-7 चैप्टर अगर हम लोग को पढ़ने, तो उतना स्ट्रेस बच्चों का पहले ही कम हो जाता है। अगर ऐसे में हम लोग ये चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को ज़्यादा टेंशन होगी, या फिर वो बहुत अच्छे से वो पढ़ लेंगे। तो मैं आपको चैप्टर्स के नाम बता रही हूँ, अगर उतना भी आप लोग करोगे तो भी आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। फर्स्ट है अपना रोटेशनल डायनामिक्स, उसके बाद है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, उसके बाद आता है थर्मोडायनामिक्स। और हर एक के टॉपिक्स में मैं आपको अभी बता देती हूँ। जैसे कि पहला है अपना रोटेशनल डायनामिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से स्कोर होते हैं। उसमें देखिए आप, सबसे इम्पॉर्टेंट है बैंकिंग ऑफ रोड, जो कंसेप्ट हम लोग हमारे इन जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं, इसी की वजह से उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है उस टॉपिक को, बैंकिंग ऑफ रोड, है ना। उसके बाद आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, आप अपने बुक में भी अगर नोट डाउन करेंगे तो भी चल जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। उसके बाद का टॉपिक्स है थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, दोनों भी रोटेशनल डायनामिक्स में पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम। उसके बाद है एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो टॉपिक्स है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ये टॉपिक्स वही मैंने निकाले जो मोस्टली रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ये क्वेश्चन पूछा है तो सेकंड टाइम पे नहीं पूछा होगा, ऐसा भी होता है, वो रिपीट भी होता है क्वेश्चंस। उसके बाद आता है एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क विथ एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दोनों भी बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, पर फिर भी उसमें से ये 2 इंपॉर्टेंट है, एक टॉर्क वाला और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दें। सारे के सारे चैप्टर्स मतलब चैप्टर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे टॉपिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इतने करोगे तो भी बहुत हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है उसमें से आप देख लीजिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट
ये जो पहला वाला जो भी टॉपिक्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में। डायरेक्टली आप जाओगे एंगल ऑफ कांटेक्ट पर। उसके बाद है कैपिलरी एक्शन, ये हम लोग के प्रैक्टिकल में भी है। सरफेस टेंशन उसी का ये थ्योरी है जो इजी है। अगर हम लोग एक बार प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमें थ्योरी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हम लोग ने प्रैक्टिकल वो सब किया रहता है। हमें पता होता है कि कैसे उसको इंक्रीज़ करना है, कैसे डिक्रीज़ करना है, कैसे राइज होता है, ये सब हम लोग को पता होता है। तो हम लोग वही प्रैक्टिकल वाला माइंड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं थ्योरी में। उसके बाद है सरफेस टेंशन का डेरिवेशन, और उसके बाद सारे डेफिनेशंस है छोटे मोटे, तो वो डेफिनेशन भी आपको थोड़ा सा लर्न करना है। थर्मोडायनामिक्स में देखिए आपको तीनों लॉज जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें से अल्टरनेट लॉज आते ही, अगर आप पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस अगर आप क्वेश्चन पेपर आप रेफ़र कर रहे हो तो आपको पता चलेगा। कभी 0th लॉ पूछा जाता है, कभी फर्स्ट लॉ पूछा जाता है, कभी सेकंड लॉ पूछा जाता है। तो ये अपने पर डिपेंड है, हम लोग को तीनों लॉज करके ही रखना है। उसके बाद है प्रोसेस। थर्मोडायनामिक्स में देखिए एडियाबेटिक है, आइसोबैरिक है, ये सारी जो प्रोसेस है, 3-4 प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी उसमें कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद है ऑसिलेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके सारे टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट थे, पर देखिए बहुत सारे टॉपिक्स उसमें से रिड्यूस कर दिए गए, तो बहुत ही कम टॉपिक्स आपको बचे हैं पढ़ने के लिए ऑसिलेशंस में। उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो पहला ही इक्वेशन है, पहला ही डेरिवेशन है जो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये 2-4 चैप्टर्स आप करके रखिए। कोनिकल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, ये भी आपको उसमें पढ़ना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखिए किरचॉफ लॉ, फर्स्ट और सेकंड दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी ऐसा आता है कि ये जो मीटर ब्रिज है ये कैसे वर्क करता है। तो ये वर्किंग तो हम लोग को पता है कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल में किया है, हम लोग इजीली वो सारा जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल में किया है सेम अपने लैंग्वेज में अगर आप लिख रहे हो तो भी चलेगा। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर वो साइंटिफिक लैंग्वेज ही होनी चाहिए। मीटर ब्रिज है, उसमें मीटर ब्रिज का एक वायर होता है, उसमें यही होता है, वो होता है, क्या क्या यूज़ करते हैं हम अपैरेटस, कैसे उसे कनेक्ट करते हैं, ये सारा उसमें लिखोगे तो भी चल जाएगा। आपको 2-3 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। उसमें डायग्राम है, आपने डायग्राम प्रैक्टिकल में भी क्लियर किया होगा, तो वो डायग्राम के लिए 1 मार्क होता है। उसके बाद में वो जो डायग्राम है उसी के ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है कि कैसे क्या क्या कनेक्ट किया गया है, उसी पे 1 मार्क मिल जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को क्या कम से कम एफर्ट लेके ज़्यादा मार्क्स पाने हैं। उसके बाद है मीटर ब्रिज के बाद पोटेंशियोमीटर, सेम है। उसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट वाला टॉपिक सेमीकंडक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं पर बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वो पढ़ते पढ़ते आपको फील आएगा कि अरे भाई हम लोग इंजीनियरिंग तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि ये जो LED है उसे कैसे यूज़ किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक डायोड है तो उसे कैसे यूज़ किया जाता है। जो हम लोग देखते हैं, हमारा रिमोट अगर हम लोग खोल के देखें तो उसमें जो जो छोटी छोटी चीज़ें यूज़ की गई हैं वो कैसे यूज़ करना है, उसका काम क्या होता है, वो सारा वो सेमीकंडक्टर में दिया हुआ है। तो ये सारे हम लोग पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है कि अरे हाँ ये तो हम लोग ने इसमें यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ऐसे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा अगर माइंड आप रखोगे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, है ना। ये रहे आपके टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। तो इतना करोगे तो भी बहुत है, बिना टेंशन लेके आप लोग एटलीस्ट इतना पढ़ो तो भी बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपने बताया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डेफिनेशन बच्चे रट लेते हैं, तो कभी कभी सीक्वेंस में पूरा EZMR भी रट लेते हैं बच्चे। तो क्या अगर बोर्ड में बच्चा लिखता है तो कुछ टर्म्स जो होते हैं, जो स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, उन्हें तो लिखना ही पड़ता है, क्या बाकी के वर्ड्स भी सीक्वेंस में ही होने चाहिए, कुछ ऐसा? सब्जेक्ट ही सर साइंस है तो थोड़ा बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज तो उसमें होनी ही चाहिए। डेफिनेशन अगर आप बोल रहे हो तो डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड, जैसे वो 3 इडियट्स में बताया गया था, सेम वर्ड टू वर्ड उसमें होना ही चाहिए। ये अपना सिस्टम है तो उससे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हम लोग इतने सालों से पेपर जब चेक कर रहे हैं तो हमें जो आंसर की मिलती है उसके अकॉर्डिंग हमें वैसे ही मार्क्स देने पड़ते हैं। तो हमारा जो मॉडरेटर होता है, अगर हम एग्जामिनर हैं, हम पेपर चेक करें तो हमारे ऊपर एक मॉडरेटर होता है, वो हमें कहता है कि अगर ये लैंग्वेज में लिखा है तो ही मार्क्स देना है। डेफिनेशन आपका वर्ड टू वर्ड साइंटिफिक लैंग्वेज में ही होना चाहिए। बाकी जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो तो थोड़ा बहुत अपना लैंग्वेज चल जाता है। साइंटिफिक लैंग्वेज होना ही चाहिए। जैसे अगर हम लोग कह रहे हैं कि पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो पेंडुलम है तो उसे हम लोग बॉब ही कहेंगे या फिर स्पीयर ही कहेंगे, हम लोग उसे गोला नहीं कह सकते। सही बात है। हाँ, तो कुछ जो चीज़ें हैं उसे हम लोग को साइंटिफिक लैंग्वेज में ही एक्सप्रेस करनी है। बाकी आप लोग लिख लो अपने लैंग्वेज में, चल जाता है। अगर आप
कुछ भर भर के लिख रहे हो, 4-5 लाइन का लिख रहे हो, एग्जामिनर को समझ में आना समझ में आना चाहिए। अगर 4-5 लाइन्स है उसमें से आपने 2-3 लाइन्स अपने साइंटिफिक लिखे हैं, बाकी अपना लैंग्वेज में डाला है, मार्क्स मिल जाते हैं। पर पूरा का पूरा अपने ही लैंग्वेज में लिखोगे तो सर नहीं चलेगा, ठीक है। और सर दूसरी बात ये बताना चाहूँगी कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 50% वेटेज न्यूमेरिकल्स का है। अगर आपका 70 मार्क्स का अगर पेपर है आपका थ्योरी पेपर, तो उसमें से 30 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल्स होता है और बचा 35 मार्क्स का, बाकी बच्चा 40 मार्क्स का सपोज ये थ्योरी रहेगा। तो बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि उनको डेरिवेशन तो वो लोग कर लेते हैं, बाकी पढ़ना है, लर्न करना है तो वो रट्टा मार के भी पढ़ लेते हैं, पर जब न्यूमेरिकल्स की बात आती है तो थोड़ा सा प्रेशर उनका बढ़ जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आपका अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप लोग न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जो न्यूमेरिकल्स हैं, मैंने अभी तक जितने भी पेपर्स देखे हैं, न्यूमेरिकल्स सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक से आते हैं। टेक्स्ट बुक के बाहर का सर एक भी न्यूमेरिकल्स आज तक मैंने नहीं देखा। इवन इतना है, कभी कभी तो एग्जामिनर या फिर जो पेपर सेटर होते हैं वो ऐसे पेपर सेट करते हैं कि जो अपने टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसके नंबर्स भी चेंज नहीं करते हैं। जैसे अगर बोला है कि 5 किलो का कोई मास है तो वो 5 किलो ही रहता है, वो उतना भी चेंज नहीं। हाँ, जैसा क्वेश्चन है वैसे, अगर आप उतने क्वेश्चन भी कर रहे हो तो भी आराम से आप लोग क्लियर कर सकते हो। एक एग्ज़ाम तो ऐसा था, एक ईयर का एग्ज़ाम तो ऐसा था कि उसमें पेपर में सारे जो सॉल्व किए हुए जो न्यूमेरिकल्स हैं सर वही थे। अनसॉल्व वाला भी एक, बाहर से तो एक भी नहीं, पर अनसॉल्व वाला भी एक भी नहीं था। जो सॉल्व किया है उतना ही था। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जो अपने सॉल्व वाले न्यूमेरिकल्स हैं बस उतना करोगे, जो डर है न्यूमेरिकल्स का वो आप में से आपसे निकल जाएगा। अनसॉल्व की बात छोड़ दो, वो मत करो, सिर्फ सॉल्व वाले करोगे तो भी आपके लिए बहुत है। और जैसे मैंने कहा कि फॉर्मूले हम लोग को याद रखना है, और वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है बच्चों के लिए फॉर्मूले याद रखना, क्योंकि एक फॉर्मूला तो है नहीं। जैसे मैथमेटिक्स में 10th तक बहुत कम फॉर्मूले से हम लोग ऐसे ही रट लेते थे, वैसा फिजिक्स में नहीं है। पर आपको अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगा के पढ़ा होगा तो कुछ एक दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके ही बेस्ड बाकी के फॉर्मूले रीजनरेट होते हैं, ठीक है। और एक बात बता रही हूँ मैं आपको कि अगर आपको फॉर्मूले याद रखने तो उसे कभी रटना नहीं है, उसे लॉजिकली याद रखना है। जैसे 10th में सर एक फॉर्मूला था साइंस में, सिंपल था, करंट का I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट I इज इक्वल टू क्यू मीन्स चार्ज अपॉन टाइम। तो ये बच्चों को जब बताना चाहते हैं हम लोग तब ऐसे बताना है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दैट इज आई क्यूट, मैं क्यूट हूँ, कोई और कहे ना कहे पर मैं क्यूट हूँ। तो ये हम लोग के दिमाग में फिट बैठ जाता है, आई क्यूट, मैं क्यूट हूँ। बस ये फॉर्मूला हम लोग को ऐसे लॉजिक लगा के याद रखने हैं। जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग ऑफ रोड, उसमें आपका एक फॉर्मूला है मैक्सिमम वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। तो अभी अगर बोर्ड होता तो आपको वो मैं लिख के बताती, पर फिर भी मैं ओरली बता रही हूँ आपको। अंडर रूट आर जी टैन थीटा, ठीक है। अगर थोड़ा सा उसको हम लोग अरेंज करें तो पहले हम लोग आर लिखते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे टैन थीटा और लास्ट में लिखेंगे जी। जैसे आर जी टैन थीटा था तो उसको मैंने लिखा है कि आर टैन थीटा जी। तो उससे अगर आप लोग पढ़ोगे तो वो नाम बन जाता है रतन, आर टैन को नाम बन जाता है रतन। थीटा को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोल देते हैं टाटा, रतन टाटा, लास्ट में लगा दिए जी क्योंकि वो बहुत बड़े इंसान है, ठीक है, बहुत आदरणीय है हमारे लिए, तो वो जी लगा देते हैं। बस फॉर्मूला बन गया रतन टाटा जी, मैक्सिमम वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा, ये बन गया रतन टाटा जी। तो हम लोग को फिर से दिमाग में बैठ गया, कुछ और याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को ऐसे कुछ लॉजिक लगा के, जैसे 10th में बहुत सारे इक्वेशंस थे, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, तो बच्चों को ये जब मैं बताने जाती हूँ तो वो खुद भी अपना जो क्या बोलते हैं क्रिएटिविटी जनरेट करते हैं। मैं कुछ बताती हूँ, वो अपने दिमाग से कुछ और सोच लेते हैं। तो ये अभी आपका टाइम है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के खुद अपने ही नाम से, अपने ही दोस्तों के नाम से कुछ फॉर्मूले जनरेट कर दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जो बता रही हूँ उससे अच्छा और इजी फॉर्मूला आपको मिल जाता है। जैसे अपने दोस्त का नाम उसमें बन जाता है, वो दोस्त तो मेरा है नहीं तो मुझे तो बनेगा नहीं, आपका दोस्त जिसका नाम, उसका सरनेम सब उसमें इंक्लूड हो जाता है। सब बहुत बार ऐसा होता है, होता है। बायोलॉजी की बहुत बनाता हूँ मैडम। हम लोग फिजिक्स में ऐसे ही करके वो फॉर्मूले हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि काइनेमेटिकल इक्वेशन था एक, बहुत सारे इक्वेशंस थे जिसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बच्चों ने बनाया था विवेकानंद यूनिवर्सिटी एट थाना में नवीन यूनिवर्सिटी बनाया था उन्होंने, जो भी है। उसके बाद था
S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है, काइनेमेटिकल इक्वेशन। उसको अगर हम लोग पूरा एक साथ कर दे तो वो आएगा SUT सूट, ठीक है। उसके बाद में आता है प्लस साइन, उसके बाद आता है हाफ और एट। तो उसमें बच्चों ने नाम बना दिया था शूट आउट एट लोखंड वाला या फिर वडाला। तो ये बहुत इजीली बच्चों के दिमाग में अभी तक उनको याद है, वो भूल ही नहीं पाते ये सारी चीज़ें होती है ना मैडम, तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, इजी टू मेमोराइज होता है। और ये भूलते नहीं है सर, एंड तक भूलते नहीं है बच्चे। जैसे अगर वो 12th खत्म भी हो गया तो भी वो भूला नहीं जा सकता, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को थोड़ा सा ट्रिक याद करके हम लोग को फॉर्मूले याद रखने हैं। अभी टाइम कम है पर फिर भी कोशिश कीजिए, हो जाएगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो मैडम ने इतनी कमाल की ट्रिक बताई, आई होप आपको समझ में आया होगा। और बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल के फॉर्मूले वगैरह, उससे आप 2 या 3 पेज पर पूरा नोट डाउन कर लीजिए कि एग्ज़ाम्स के लास्ट डे पर आप क्या करिए कि आपको मेमोराइज करना, एक बार रिवीजन करना बड़ा ही इजी हो जाए, ठीक है। एक बार देख कर भी जाएंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। अभी से क्या करिए, 2 या 3 पेज पर सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, उसे देखते रहिए सुबह शाम 5 मिनट 10 मिनट ऐसे देखते रहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम, बच्चों से बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर इस बार का जो पेपर होना है वो हार्ड होगा, ईजी होगा या मॉडरेट होगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब इस पर सिर्फ मैं अपना ओपिनियन बताऊंगी कि मुझे ऐसा लगता है, जितने सालों से हम लोग पेपर चेक कर रहे हैं, मैं ये आज का कंडीशन नहीं बता रही हूँ, इससे पहले भी कभी भी बोर्ड ने ये नहीं चाहा कि बच्चा फेल हो जाए, कभी भी बोर्ड ने ये नहीं चाहा। उन्होंने हमेशा हम लोग को, जब भी मीटिंग होता था हम लोग को ऐसे ही कहा जाता था कि जितना हो सके उसको हम लोग अच्छे मार्क्स ही देंगे। अगर कुछ लिखा है, रिलेटेड लिखा है, आपको लग रहा है तो आप आधा मार्क्स दे सकते हो, ये हम पर छोड़ा था। अगर आप कुछ रिलेटेड लिख रहे हो, ठीक है, वो क्वेश्चन का आंसर बहुत दूर है पर फिर भी आप वहाँ तक जाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उससे सिमिलर कुछ अगर आप लिख रहे हो तो भी आधा अधूरा मार्क्स आपको मिल जाता है। तो मेरा यही कहना है कि अभी जो पेपर निकलेगा, ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा इजी होगा, क्योंकि हमें पता है, आपको पता है, बोर्ड को भी पता है, सारे लेक्चर्स हमारे ऑनलाइन हुए थे, बच्चे कितने ठीक से पढ़ पाए हैं सबको पता है। तो वो भी यही चाहेंगे कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, आपके ऊपर कुछ बर्डन ना रहे, आपका जो फ्यूचर है वो सिर्फ ये एक एग्ज़ाम की वजह से ख़राब ना हो। तो ऑब्वियसली पेपर थोड़ा सा इजी रहेगा सर। पेपर सेट तो इजी ही करेंगे, पर उसके बाद जो चेकिंग होगा वो भी इतना स्ट्रिक्टली नहीं होगा, पहले भी स्ट्रिक्टली नहीं होता था। मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली पेपर, इतना स्ट्रिक्टली कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसको मार्क्स नहीं देना है, ये ऐसा लिखा है तो उसको मार्क्स कट ही करना है, ऐसा कभी नहीं होता था, ठीक है। अभी तो उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा सिंपैथी होगी बच्चों के लिए और बहुत ही इजी तरीके से चेक होगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद जितना भी आ रहा है लिखो, कुछ ना कुछ लिखो, उससे रिलेटेड जो भी आपको पता है लिख दो, एटलीस्ट आधा मार्क्स तो मिल जाएगा। ये आधा करके शायद ज़्यादा हो जाएगा, है ना, हम लोग तो यही सोचेंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं, कुछ भी लिखिए बट लिखिए, ठीक है। गाना लिख कर नहीं आना, ठीक है, हाँ, कुछ पढ़ाई गई लिख कर आना, ठीक है। एंड मैडम फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन बन चुका है अभी कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होने चाहिए या ऑनलाइन होने चाहिए या पोस्टपोन होना चाहिए, ये ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही चाहते हैं, एक सर्वे भी हुआ था उसमें नियरली 3.8 लाख स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था और 95% स्टूडेंट चाहते थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। पहली चीज़, हाँ समझ में आता है कि आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ क्या लॉस है, क्या लॉस होने वाला है आपका, क्या प्रॉफिट होने वाला है, इसको भी देखकर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। तो मैडम आपकी क्या राय है इस पर कि एग्ज़ाम कैसे होना चाहिए बच्चों को, ऑफलाइन या ऑनलाइन, या फिर पोस्टपोन कुछ होना चाहिए था बच्चों को जिससे इन्हें टाइम मिल सके प्रिपरेशन के लिए? पहली बात तो ये है सर कि ये जो बैच है, अभी जो 12th में जो बैच है, ये बहुत ही कम नसीब है क्योंकि इनका 10th का बोर्ड का पेपर भी बहुत इजीली हो गया था, क्योंकि उसके बाद ज्योग्राफी का एक पेपर रह गया था, पर बाकी सारे पेपर्स हो गए थे और उसके बाद ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो ज्योग्राफी का पेपर जो बच गया था, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि अरे वो हो जाता तो एटलीस्ट स्कोर हो जाता, जो स्कोरिंग पेपर था वो रह गया था, तो बाकी बचे हुए पेपर से ही उनको परसेंटेज निकालना पड़ा, ज्योग्राफी का पेपर हुआ ही नहीं। अब 11th का जो कुछ मायने नहीं रखता, वो इजीली वो लोग पास हो गए, वापस अब जो 12th में आ रहे तो उनका एग्ज़ाम हो रहा है। पर बच्चा, मेरा ऐसा खुद का कहना है कि ऑफलाइन हो रहा है, ठीक है, आप चाहते हो कि आपका सारे लेसन, आपका जो जितना भी लेक्चर्स हुए थे वो सारे ऑनलाइन हुए, तो अभी एग्ज़ाम ऑफलाइन क्यों? ये क्वेश्चन आपका राइट है,
मैं भी आपसे सहमत हूँ, पर फिर भी एज अ टीचर और या फिर एज अ मदर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ऑफलाइन एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। 2 साल हो गए बच्चा, आप लोग स्टक हो गए हो वहीं पे, आपकी लाइफ रुक गई है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। क्या पढ़े हो आप ऑनलाइन में, क्या पढ़े हैं? हम टीचर खुद जानते हैं बच्चे कितना ध्यान देते हैं, फिज़िकली भी बच्चे कितना ध्यान देते हैं, ठीक है, वो हम भी जानते हैं। पर उसमें से अगर ऑनलाइन ले रहे तो फिर बहुत ही वर्स कंडीशन थी, ठीक है। उसके बाद अभी अगर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि ऑफलाइन लेना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत ठीक है, पूरा का पूरा नहीं पर थोड़ा बहुत ठीक है कि जो लाइफ हम लोग की रुक गई है, थोड़ी सी पुशअप होगी, हम लोग आगे निकलेंगे। थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, आपका माइंड सेट नहीं है, बट मार्केट वैल्यू इनकी बनी रहेगी सर। 2021 में जो बच्चे पास आउट हुए हैं मैडम फ्री में, उनकी मार्केट वैल्यू 0 है। सर मैंने अपने बच्चों को भी यही बोला है, जो हमारे कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको भी मैंने यही वर्ड आपने जो यूज़ किया वही मैंने बोला था कि जो 2021 में जो ऐसे ही जो बच्चे पास हो गए हैं, जब भी इंटरव्यूज़ के कोई ये निकलता है, अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, तो स्ट्रिक्टली नीचे लिखा होता है कि जो 2021 वाला जो बैच है वो स्टूडेंट अप्लाई ना करे। सर ये बहुत पास हुए नंबर सर, पर ये बहुत बड़ी हार है उन बच्चों की। वो बहुत खुश हो गए थे कि हम लोग ऐसे ही पास हो गए, पर अगर हर जगह इस तरह अगर पैम्पलेट निकलता रहा तो इन बच्चों को आगे का फ्यूचर ही नहीं है इनका। बच्चे इतना मेहनत करते हैं, उनकी पढ़ाई करने में कोई मतलब नहीं है। अब ये जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, बच्चे कैसे भी लिखे, 50% लेके भी पास क्यों ना हो, पर इनका ही वैल्यू रहेगा, मार्केट में इनका वैल्यू रहेगा कि इन्होंने ऑफलाइन बैठ के एग्ज़ाम दिया है, इनको अपने मेहनत से नंबर मिले हैं। सही बात है सर, यही मेरा कहना है सर कि आप लोग ऑफलाइन में अगर 50% भी पा रहे हो तो भी ये 70-80 के अबव हैं। जो बच्चे रेगुलरली लास्ट ईयर जो बच्चे पास हो गए थे, उन्होंने अगर 70, 80, 90 मार्क्स मिले हैं उनको, पर आप अगर 50, 60 भी मिला रहे हो तो भी आप उनसे आगे हो। आप एटलीस्ट ये कह सकते हो कि मैंने अपनी मेहनत से लाया है, तेरी तरफ फ्री फंड में पास नहीं हुआ। इतना कह सकते हैं। और जैसे मैं कह रही हूँ आपको कि पेपर इजी सेट होता है और सबको पता है आपका कंडीशन क्या था, 2 साल आपने कितने डिफ़िकल्टीज़ झेले हैं, तो आपका पेपर भी बहुत इजीली चेक होगा, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है। हम खुद भी जब चेक करते हैं पेपर, तो सर हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं कि बच्चा फेल ना हो। अब अगर ऐसे कंडीशन से बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए प्यार रहेगा। तो आप बिल्कुल भी बिना टेंशन के आप एग्ज़ाम दीजिए और ये ऑनलाइन के चक्कर में ना रहें। जितना आप ऑफलाइन के लिए तैयारी करोगे, आप उतना ज़्यादा खुद को डेवलप होते हुए महसूस करोगे। जितना आप अटक गए हो 2 साल में, वहीं पे हो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, मेंटली भी और फिजिकली भी। सर बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस नहीं रही ऑनलाइन की वजह से, कॉपी पेस्ट तो करना था, कॉपी पेस्ट ले लेते थे बच्चे, और कॉपी पेस्ट में उनको ये भी नहीं पता चलता था कि हम लोग क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इसमें एटलीस्ट उतना तो पता चले कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, ठीक है सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। और मेरा ये मतलब क्या कहते हैं उसे, विश्वास है कि आपके मम्मी पापा भी नहीं चाहेंगे कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दो उनका, क्योंकि मैंने जितने पेरेंट्स को पूछा है सबका यही कहना है कि नहीं मैम ऑफलाइन होना चाहिए, बच्चे भले कैसे भी पास हो जाए पर वो ऑफलाइन होना चाहिए। इसके ऊपर देखिए आपका कुछ नौकरी नहीं है आने वाला है, कुछ नहीं, आप सिर्फ 12th में हो, ये पास आउट हो जाएगा, उसके बाद आपको जब एडमिशन मिलेगा उसके मार्क्स के ऊपर आपकी आगे की ज़िंदगी डिपेंड है। तो ये 12वीं के मार्क्स के ऊपर इतना टेंशन, इतना प्रेशराइज नहीं रहे आप, ठीक है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और कोई डाउट्स है बच्चा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड थैंक यू मैडम, आपने मुझसे बातें की, बच्चों के डाउट्स क्लियर किए, ठीक है। मैडम बहुत बिजी रहती हैं, बट आपके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया मैडम से कि मैडम एक बार प्लीज़ हमारे बच्चों को गाइड करिए, ठीक है। तो एक बार मैडम के लिए प्लीज़ थैंक यू लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो थैंक यू मैडम, ठीक है। थैंक यू बच्चों। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दूसरे भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।